गुरुकुल से स्कूल तक एक भारतीय यात्रा। जरा सोच कर देखिए, अगर हमारे पास मोबाइल ना हो, किताबें ना हो, इंटरनेट ना हो, तो क्या हम एक दिन भी जीवित महसूस कर सकते हैं? और तब कल्पना कीजिए उस भारत की जहां न किताबें थी, न कलम, न तकनीक, फिर भी ऐसा ज्ञान था जिसने पूरी दुनिया को रोशनी दी। और यही है गुरुकुल से स्कूल तक की वो यात्रा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे यहाँ के गुरुकुल कैसे थे, हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, और क्यों हम इस स्कूली सफर से अपने आप को कमजोर कर चुके हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब मिस्र के पिरामिड भी नहीं थे और ग्रीक के दार्शनिक भी, जब कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट भी नहीं था और पढ़ने लिखने के लिए किताबें भी, तब ज्ञान कैसे अर्जित किया जाता था? कैसे हमारे यहाँ जीवन चक्र घटित होता होगा? कैसे हमारे यहाँ चिकित्सा के, यातायात के, जीवन यापन के तरीके थे? और तब आइए आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर लेकर चलता हूं जो आपको आश्चर्यचकित कर देगी। आज के लाखों वर्षों पूर्व जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तब उन्होंने इस बात पर गहन चिंतन करना शुरू किया कि रचना तो बहुत खूबसूरत हो गई है, लेकिन इस सृष्टि का संचालन कैसा हो, इसका पालन पोषण कैसा हो। और इसके लिए वो ध्यान में चले गए। उन्हें ध्यान में चारों दिशाओं से ध्वनियां सुनाई दी, और ऐसा कहा जाता है कि वो ध्वनियां और कुछ नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय कंपन था जो वेद के रूप में उभर कर आया। और इसीलिए कहा भी जाता है कि वेद अनादि और अपौरुषेय है, यानी ना तो इनकी कोई शुरुआत है और ना ही ये मानव निर्मित है। साथ ही साथ वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, यानी इन्हें सुना गया है, इन्हें महसूस किया गया है। और ऐसे उद्गम हुआ भारत में ज्ञान के उस महासागर का जिसका अंश मात्र भी अब तक हम इस दुनिया में पुनर्स्थापित नहीं कर पाए। वेद यानी ज्ञान, वह दिव्य ज्ञान जिसे ऋषि मुनियों ने साधना से पाया और उसे श्रवण किया यानी सुना। जैसे आपने गायत्री मंत्र सुना होगा ना, पर यह मंत्र लिखा या बनाया नहीं गया। इसे महर्षि विश्वामित्र जी ने तपस्या के बल पर प्राप्त किया और इसे मानव कल्याण के लिए दे दिया। और ठीक इसी तरह प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने गहन साधना करके ज्ञान को प्रकट किया, और फिर यही ज्ञान गुरुकुलों के माध्यम से ऋषियों ने अपने शिष्यों को सुनाया। गुरुकुल में बच्चे लकड़ी की चौकी पर बैठते, हाथ में ताड़पत्र नहीं बल्कि केवल मन और स्मृति होती। गुरु बोलते ओम अग्नि मिले पुरोहितम, और शिष्य गाते गाते उसे हृदय में उतार लेते। पीढ़ी दर पीढ़ी स्वर और लय के साथ वेद आगे बढ़ते रहे। और फिर आया वह क्षण जब महर्षि वेदव्यास ने इस विशाल सागर को 4 धाराओं में बांट दिया। और वो 4 धाराएं हैं हमारे आज के वो 4 वेद, जिसे हम ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद के नाम से जानते हैं। ऋग्वेद में एक मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी हमारा मूल धर्म ही मानवता है कि सब सुखी हो, किसी को किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं हो। सामवेद की ऋचाएं गाकर सुनाई जाती थी। कहते हैं आज जो राग, भैरव और यमन हमें भाव विभोर कर देते हैं, उनकी जड़ें सामवेद के मंत्रों में है। अथर्ववेद में एक मंत्र है कि हे जड़ी बूटियों, तुम में रोग मिटाने की शक्ति है, हमें दीर्घायु बनाओ। और यही मंत्र बाद में बना आयुर्वेद की नींव। वेदांग शल्प सूत्र में गणित का वह नियम है जिसे आज हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से पढ़ते हैं। वेदों में प्राणायाम और ध्यान की विधियां हैं। आज न्यूरोसाइंस बताता है कि ध्यान से ब्रेन वेव संतुलित होती है, तनाव घटता है और मनुष्य अधिक रचनात्मक बनता है। और ऋग्वेद कहता है, माता भूमि है, पुत्रो अहम पृथिव्या। और आज पूरी दुनिया कह भी तो रही है कि सेव एनवायरमेंट, गो ग्रीन। कहा जाता है कि एक बार एक विदेशी विद्वान भारत आया। उसने एक छोटे से बालक को मंत्र गाते हुए देखकर आश्चर्यवश पूछा कि तुम्हें ये कहां से मिला? बालक बोला कि मेरे गुरुजी ने मुझे सुनाया है, और उनके गुरुजी को उनके गुरुजी ने। विद्वान यह सुनकर हक्का बक्का रह गया और बोल पड़ा कि यह ज्ञान किताबों में नहीं है, तुम्हारे हृदय में सुरक्षित है। शायद इसीलिए तुम्हारे भारत का ज्ञान अमर है। कल्पना करके देखिए कि आज अगर हमें 2 गुना 3 भी करना हो, अब भी हम कैलकुलेटर का सहारा लेते हैं। हमें किसी किताब का एक पन्ना भी शायद ठीक से याद नहीं रहता। ऐसे में पौराणिक भारत की विद्या प्रणाली कितनी सुदृढ़ रही होगी कि हजारों लाखों मंत्र, जीवन विज्ञान और अनेकों सूचनाएं उस वक्त के सभी शिष्यों को उनके पूरे जीवन काल तक कंठस्थ थी। और सूचनाओं के हस्तांतरण को सिर्फ सुनकर ही आगे से आगे बढ़ाया जाता था, और वो भी
बिना किसी चाइनीज विस्पर के, यानी जैसा गुरु ने सीखा हूबहू वैसा ही शिष्य सीखता था। यानी गुरु जी के दिमाग की कलर जेरोक्स ठीक शिष्य के दिमाग में। अब सोच कर देखें कि राइट ब्रदर्स के पहले कोई मानने को तैयार ही नहीं था कि हवा से भी सफर किया जा सकता है। और हमारे यहाँ भगवान राम कई वर्षों पूर्व पुष्पक विमान से घर लौटे। आज भी जमीन पर पुल निर्माण ठीक से नहीं हो पाता, आए दिन घटनाएं घटित हो जाती है। और हजारों वर्षों पूर्व का राम सेतु आज भी सुरक्षित है, जिसके आर्किटेक्ट नल और नील थे। आप विचार करके देखें कि बिना किसी विज्ञान के कैसे बाबा तुलसी ने लिख दिया होगा कि युग सहस्त्र योजन पर भानु, और द्रौपदी की आवाज देते ही कैसे भारत का सबसे जाबाज योद्धा कृष्ण पहुंच गया हस्तिनापुर की सभा में। यानी कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग का अजूबा है राम सेतु। हमारी मजबूत भूगोलीय गणना का संकेत है बाबा तुलसी की वो हनुमान चालीसा। भारत के एडवांसमेंट और एविएशन टेक्नोलॉजी का प्रतीक है पुष्पक विमान, और सुरक्षा व्यवस्था की सर्वोच्च मिसाल है द्रौपदी के इमरजेंसी नंबर मिलाते ही भगवान श्री कृष्ण का पहुंच जाना। नासा के वैज्ञानिक आज गणना करके हमें जो अमावस्या और पूर्णिमा की तारीख बताते हैं, वो बिना किसी यंत्रों के भारतीय पंचांगों का हमेशा से हिस्सा थी। और यह सब फसलें लहलहाने का कारण है हमारे गुरुकुल। गुरुकुल यानी गुरु का कुल, गुरु का अपना परिवार, वो जगह जहां अमीर हो या गरीब हर व्यक्ति एक साथ बैठकर पढ़ता था। ऋषि संदीपनी के आश्रम में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा पाई, और यह बताता है कि शिक्षा के सामने कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब बराबर है। मानस में बाबा तुलसी ने भी बहुत खूबसूरत लिखा है कि गुरु घर गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। यानी भगवान राम भी गुरु के यहाँ गए, क्योंकि हमारे यहाँ गुरुकुल केवल अक्षर ज्ञान नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाते थे। गुरुकुल प्राकृतिक वातावरण में होते थे। गुरुकुल जंगलों, नदियों और पर्वतों पर होते थे। गुरुकुल में प्रातः सूर्योदय से पहले उठना, उसके बाद योगा, प्राणायाम और ध्यान करना, गुरु की सेवा करना, गाय चराना, लकड़ी लाना, पानी भरना, दोपहर में शास्त्र, गणित, आयुर्वेद, युद्ध कला और कला की शिक्षा प्राप्त करना, और रात में तारों के नीचे ध्यान और आकाश का ज्ञान। यह शिक्षा किताबों की चार दीवारी में बंद नहीं थी, बल्कि जीवन और प्रकृति के बीच थी। और फिर एक रोज हमारा ये भारत विदेशी आक्रांताओं के हाथ लग गया। भारत में मुगल आए, अंग्रेज आए, और हमारे गुरुकुल स्कूल बन गए। सन 1835 में मैकॉले ने ब्रिटिश संसद में कहा कि हमें ऐसे भारतीय चाहिए जो रंग से तो भारतीय हो लेकिन सोच से अंग्रेज। इसका अर्थ था कि भारतीयों को अपनी संस्कृति से काट दो और उन्हें गुलाम बना लो। इस शिक्षा का उद्देश्य था कि क्लर्क और नौकर तैयार करना, विचारक और नेता नहीं। मैकॉले समझ गया कि हमारी जड़ें, हमारी संस्कृति, हमारी शिक्षा व्यवस्था में है, और जब तक इन्हें नहीं काटा जाएगा भारत को पराधीन नहीं किया जा सकता है। और फिर इंडियन एजुकेशन एक्ट लाया गया और आदेश भारत के सभी गुरुकुलों को बंद करने का। और यही कारण है कि भारत की गौरवशाली गुरुकुल परंपरा धीरे धीरे समाप्त हो गई। सोचिए, जिस भारत ने दुनिया को शून्य दिया, वही भारत आज पश्चिम से गणित सीख रहा है। अंग्रेजों की नौकरी वाली शिक्षा ने लोगों को आकर्षित किया और धीरे धीरे गुरु शिष्य की वो परंपरा टूट गई। आज का छात्र सब कुछ जानता है, कंप्यूटर, मोबाइल, विज्ञान, लेकिन खुश कैसे रहना है इसका उसे कोई अंदाजा नहीं है। यही कारण है कि गुरुकुल से निकलने वाला छात्र केवल पढ़ा लिखा नहीं बल्कि एक महान व्यक्तित्व बना। पहले शिक्षा का लक्ष्य था मनुष्य निर्माण और अब है नौकरी निर्माण। गुरुकुल की जगह स्कूल ने ले ली, विद्या की जगह शिक्षा ने। समीक्षा बस एक पंक्ति की है कि मानो दीक्षा की जगह ले ली है भिक्षा ने। पहले सफर ज्यादा से ज्यादा देने पर था, अब ज्यादा से ज्यादा लेने का हो गया है। हमें खुद से ज्यादा दूसरों पर इतना भरोसा है कि हमारा अपना इतिहास खो गया है। याद रखिए, पश्चिम ने हमें मशीनें दी लेकिन भारत ने दुनिया को मानवता दी। अगर हमें फिर से विश्व गुरु बनना है तो लौटना होगा गुरुकुल की उस शिक्षा की ओर जहां किताबें नहीं, जीवन ही पाठशाला थी। और यही है हमारा असली इतिहास, हमारी असली पहचान, हमारा आने वाला भविष्य। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि इस विषय के बारे में आप क्या सोचते हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।